नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के संबंधित कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों में। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर जिसे शॉर्ट में एससीआर कहते हैं। तो पहली चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा, एससीआर की फुल फॉर्म सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर। ये सिलिकॉन का क्यों बना होता है? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एससीआर सिलिकॉन का क्यों बनाते हैं? उच्च तापमान सामर्थ्य के कारण बनाते हैं, उच्च पावर सामर्थ्य के कारण बनाते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है एससीआर सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। इसका मतलब क्या है, जो सिलिकॉन होता है वो उच्च तापमान सामर्थ्य वाला भी होता है और साथ ही साथ सिलिकॉन उच्च पावर सामर्थ्य वाला भी होता है, इसलिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एससीआर के टर्मिनल होते हैं, तो एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं और कौन कौन से हैं? इन चारों में से आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ये टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन बी उत्सर्जक, संग्राहक या गेट होते हैं। ऑप्शन सी एनोड, कैथोड होते हैं। ऑप्शन डी एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। तो एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं और तीनों टर्मिनल कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और एक गेट होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एससीआर शक्ति के लिए काम में लिया जाता है, तो एससीआर शक्ति के हेतु काम में लिया जाता है परिशोधन को, प्रतिलोमन को, रेगुलेशन को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे काम में लिया जाता है? तो इसका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ना परिशोधन काम में आता है, ना प्रतिलोमन काम में आता है, ना रेगुलेशन काम में आता है। तो एससीआर शक्ति के लिए कोई भी काम में नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एससीआर बना होता है, तो एससीआर किस चीज़ का बना होता है? जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, कार्बन का, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 पढ़ा था वहीं से आपको क्लियर हो गया होगा जो एससीआर है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सिलिकॉन का। तो ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, एससीआर सिलिकॉन का बना होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो एससीआर में पीएन संधि या जंक्शन होती है, तो कितने पीएन संधि होते हैं एससीआर में? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं आपको बताना है। तो इसका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 3। एससीआर के अंतर्गत 3 पीएन संधि होती है, तो 3 पीएन जंक्शन होंगे एससीआर में। अगले प्रश्न की बात करें, एससीआर डैश व डैश का मिश्रित रूप है, यानी किस किस का मिश्रित रूप एससीआर कहलाता है? तो क्या रेक्टिफायर और प्रतिरोध का मिश्रित रूप होता है, रेक्टिफायर व ट्रांजिस्टर का होता है, प्रवर्धक व संधारित्र का होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि रेक्टिफायर व ट्रांजिस्टर। तो रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? एससीआर कहलाता है, रेक्टिफायर व ट्रांजिस्टर का मिश्रित रूप। अगले प्रश्न की बात करें, एससीआर को टर्मिनल से नियंत्रित किया जा सकता है, तो एससीआर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किस टर्मिनल का उपयोग करते हैं? एनोड का, कैथोड का, गेट का, या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि हमने पढ़ा था एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं, इन तीनों में से किसके द्वारा एससीआर को नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि गेट। तो गेट के द्वारा एससीआर को नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एससीआर एक ट्रिगर युक्ति है, तो किस प्रकार की ट्रिगर युक्ति होती है एससीआर, आपको ये बताना है। क्या वोल्टेज ट्रिगर युक्ति है, धारा ट्रिगर युक्ति है, दोनों होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि धारा ट्रिगर। तो एससीआर किस प्रकार का ट्रिगर होता है? धारा ट्रिगर युक्ति होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एससीआर के बंद यानी ऑफ होने पर परिपथ में प्रवाहित धारा होती है। जब एससीआर को बंद कर दिया जाएगा तो परिपथ में बहने वाली धारा कैसी होगी? शून्य होगी, निम्न शरण या लीकेज का धारा होगी, उच्च शरण धारा होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या होगा।
SCR को बंद करने पर परिपथ में धारा कितनी होगी? तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी निम्न सरण या लीकेज धारा होगी। तो निम्न लीकेज लो लीकेज करंट होगा, वो होगा SCR को बंद करने के कंडीशन में। तो जब SCR बंद होगा तब निम्न सरण धारा यानी कि लो लीकेज करंट होगा। अगले प्रश्न पर SCR की उच्चतम सामर्थ्य कितनी होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री सेंटीग्रेड? तो SCR की सामर्थ्य की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। SCR बंद या ऑफ हो जाता है। तो SCR ऑफ हो जाएगा जब ऑप्शन ए एनोड धारा शून्य तक घट जाए, गेट वोल्टेज शून्य तक घट जाए, गेट टर्मिनल पक्षवाहित हो जाए या उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि SCR बंद कब हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जब एनोड धारा शून्य तक घट जाएगी, एनोड करंट जब शून्य तक चला जाएगा तो SCR उस कंडीशन में बंद हो जाएगा। तो एनोड धारा शून्य तक जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, SCR को जब चालू या ऑन किया जाता है तो वोल्टेज का मान कितना होगा? SCR को चालू करते समय या चालू किया जाता है तो वोल्टेज कितना होगा? 0 वोल्टेज होगा, 10 वोल्टेज होगा, 0.1 वोल्ट होगा या 1 वोल्ट होगा? तो जब SCR को चालू किया जाता है तो SCR का जो वोल्टेज होगा वो होगा 1 वोल्ट। तो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा SCR को जब चालू किया जाएगा, ऑन किया जाएगा तब। अगला प्रश्न, SCR सिलिकॉन का बना होता है क्योंकि यह सस्ता होता है, यांत्रिक रूप से प्रबल होता है, निम्न लीकेज धारा प्रवाहित करने वाला होता है या आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है। तो क्यों बनाया जाता है सिलिकॉन का? एक क्वेश्चन इसी प्रकार का हमने पहला क्वेश्चन भी पढ़ा था, वहाँ हमने इसके गुणों को लेकर व्याख्या की थी। यहाँ भी गुण है लेकिन ये अन्य गुणों की बातें कर रहे हैं हम। तो SCR सिलिकॉन का क्यों बना होता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि निम्न लीकेज धारा प्रवाहित करने वाला होता है, लो लीकेज करंट। इस गुण के कारण ही SCR सिलिकॉन का बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। SCR को कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं? ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, थायरिस्टर कह सकते हैं, ट्रांसफार्मर कह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो SCR को क्या कह सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि थायरिस्टर। तो SCR को हम थायरिस्टर भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, थायरिस्टर को कहा जा सकता है। अब थायरिस्टर को क्या कह सकते हैं? AC स्विच, DC स्विच, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो थायरिस्टर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि DC स्विच। थायरिस्टर को क्या कह सकते हैं हम? DC स्विच कह सकते हैं। ठीक है, SCR को थायरिस्टर कह सकते हैं, थायरिस्टर को DC स्विच कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पावर ट्रांजिस्टर के लिए असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? यह एक स्विच की भांति काम करेगा, इसकी स्विचिंग स्पीड तेज होती है, इसकी संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावर ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से, चारों में से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इसकी जो संरचना होती है सामान्य ट्रांजिस्टर के समान होती है, ये गलत है। क्योंकि पावर ट्रांजिस्टर सामान्य ट्रांजिस्टर के समान संरचना वाला नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पावर ट्रांजिस्टर में निम्न टर्मिनल अग्रवाइसित किए जाते हैं। जो पावर ट्रांजिस्टर होता है इसमें जो निम्न टर्मिनल होता है इसे अग्रवाइसित फॉरवर्ड बायस किया जाता है। तो बेस अमीटर से, बेस कलेक्टर से, अमीटर कलेक्टर से या उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों में से बताना है। पावर ट्रांजिस्टर में निम्न टर्मिनल अग्रवाइसित किए जाते हैं किस प्रकार से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि बेस अमीटर। तो बेस अमीटर से इसे अग्रवाइसित किया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करें। पावर ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन सी परत की सांद्रता सर्वाधिक होती है? जो पावर ट्रांजिस्टर होता है इसमें कौन सी परत सबसे ज़्यादा होती है? P+, N-, P-, N+। चारों में से कौन सी परत की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि N+। तो पावर ट्रांजिस्टर में N+ परत सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन पाई जाती है। वोल्टता स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग क्यों किया जाता है? AC के लिए, DC के लिए, दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। वोल्टता स्टेबलाइजर का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी AC के लिए। सामान्य हम घरों में भी इसे देख लेते हैं।
तो वोल्टता स्टेबलाइजर का उपयोग एसी के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा मशीनों की समस्या का निवारक रख रखाव है? कौन सा मशीनों का समस्या का निवारक रख रखाव नहीं है बात है। ऑप्शन ए मशीनों का स्नेहन करना, मशीनों के कलेक्शन जांचना, मशीनों को बदलना या मशीनों की रिपेयरिंग करना। तो ये समस्या निवारक रख रखाव नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मशीनों को बदलना। तो मशीनों को बदलना एक समस्या निवारक रख रखाव नहीं होता। बाकी स्नेह करना, समय समय पर उनके कनेक्शन जांचना, उनकी रिपेयरिंग करना, ये सभी रख रखाव के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मशीन ब्रेकडाउन का कारण क्या हो सकता है? मशीन ब्रेकडाउन हो जाती है उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए मशीन का उचित रख रखाव नहीं होता इसलिए, उचित स्नेह नहीं होता इसलिए, मशीनों को गलत संकेत प्रदान करना या उपरोक्त सभी कथन सही है। तो मशीन ब्रेकडाउन क्यों हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि मशीनों की रखरखाव सही नहीं हो, उचित स्नेह नहीं हो, गलत संकेत प्रदान करें, उन सभी कंडीशनों में मशीनों में ब्रेकडाउन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों की विशेषता क्या होती है? जितनी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ होती हैं इनकी क्या विशेषता होती है? उच्च वोल्टता निम्न धारा होती है, या निम्न वोल्टता उच्च धारा होती है, उच्च वोल्टता उच्च धारा, या निम्न वोल्टता निम्न धारा? चारों में से बताना है आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या विशेषता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाई वोल्टेज और हाई करंट, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों की विशेषता होती है। हाई वोल्टेज होगा और हाई करंट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूपीएस में बैटरी किट चार्जर को में परिवर्तित करती है। तो जो यूपीएस बैटरी होती है, ये चार्जर, ये किस धारा को किस धारा में परिवर्तित करती है? एसी को डीसी में करती है, डीसी को एसी में करती है, या दोनों करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो यूपीएस सिस्टम में बताना है आपको कौन सी धारा को किस धारा में परिवर्तन किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डीसी को एसी में परिवर्तित करते हैं। तो यूपीएस में डीसी को, यूपीएस प्रणाली के अंतर्गत बैटरी में डीसी धारा को एसी धारा में चेंज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। यूपीएस प्रणाली के भाग पार्ट्स हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो यूपीएस प्रणाली के अंतर्गत आती है? इन्वर्टर आती है, बैटरी आती है, बैटरी का चार्जर आता है, या उपरोक्त सभी आते हैं? तो बिल्कुल यूपीएस प्रणाली के अंतर्गत इन्वर्टर भी होता है, बैटरी भी होती है और बैटरी चार्जर भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित यूपीएस प्रणाली में सबसे अधिक विश्वसनीय यूपीएस प्रणाली कौन सी है? ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली होगी, ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली होगी, लाइन इंटरएक्टिव प्रणाली होगी, या ए और बी दोनों होगी? तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कौन सी होती है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली दोनों ही सर्वाधिक विश्वसनीय प्रणाली होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयोग की जाती है? कौन सी बैटरी काम में आती है यूपीएस प्रणाली के तहत? लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लेड कैडमियम बैटरी, या निकल एसिड बैटरी? चारों में से यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है यूपीएस प्रणाली के अंतर्गत। अगला प्रश्न, यूपीएस का कौन सा भाग एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यूपीएस में क्या होता है, एसी धारा को डीसी धारा में, डीसी धारा को एसी धारा में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन जो यूपीएस का कौन सा भाग है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? वहाँ किट चार्जर की बात करी थी। किट चार्जर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा था। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करेगा? इन्वर्टर करेगा, रेक्टिफायर करेगा, कन्वर्टर करेगा, या स्थितिक स्विच करेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेक्टिफायर। तो यूपीएस के अंदर जो रेक्टिफायर होता है, ये रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और किट चार्जर का काम क्या होता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था। यूपीएस में बैटरी की क्षमता कितनी होती है? यूपीएस में जो बैटरी उपयोग होती है इसकी क्षमता कितनी होती है? 1 घंटे तक 10 एम्पियर, 2 घंटे तक 5 एम्पियर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यूपीएस की बैटरी क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। 1 घंटे में 10 एम्पियर, 2 घंटे तक 5 एम्पियर, इसका सही जवाब होगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। यूपीएस का अर्थ है।
तो यूपीएस का अर्थ क्या है? अपर पावर सिस्टम, अंडर पावर सिस्टम, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या यूनिक पावर सप्लाई। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी, सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा, यूपीएस का अर्थ क्या होगा? वो होगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं